नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि पहले चरण के मतदान हो चुके हैं जिसमें वोटिंग प्रतिशत 2019 के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिला और जिन राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव होना था वहां भी प्रतिशत काफी कम रहा, जो काफी चिंताजनक है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में मतदान छठे चरण में यानी 25 मई को होने वाले हैं। ऐसे में क्या है राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां, आपको बताएंगे आज की इस चर्चा में। और बात अगर करें प्रत्याशियों की तो उसको लेकर भी विपक्षियों में अभी कई जगह जो है अभी चिंतन मनन चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सूत्रों का कहना है कि हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना कांग्रेस हाईकमान के गले की फांस बन गई है। 3 लोकसभा सीट रोहतक, अंबाला और सिरसा को छोड़कर किसी भी लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा रणदीप किरण यानी एसआर के गुट में सहमति नहीं बन पा रही है। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रत्याशी चयन पर अब कांग्रेस की गुटबाजी आड़े आएगी। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और इसके बाद से अब पार्टियां जो है और ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आएंगी क्योंकि बचे हुए 6 चरणों के लिए पार्टियां काफी अच्छे से मेहनत करना चाहती है। क्योंकि पहले चरण के मतदान की अगर बात करें तो जिन राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें या फिर मणिपुर इत्यादि की बात करें, तो यहां पर वोटिंग प्रतिशत जो है वो पिछले साल यानी पिछले चुनाव कहे तो 2019 के मुकाबले काफी कम देखने को मिला, जिसके बाद से पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये बेहद चिंताजनक है क्योंकि प्रचार प्रसार भले ही तेजी से हो रहा है लेकिन जनता पर उस प्रचार का असर खासा देखने को नहीं मिल रहा है। वोटिंग प्रतिशत घटना कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए भी चिंताजनक है और लोकतंत्र के लिए भी एक तरीके से बड़ा ये चिंता करने वाला विषय है। तो अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से फोकस कर रही है और हरियाणा की अगर बात करें तो 25 मई को यानी छठे फेज में यहां पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और इसको लेकर पार्टियां जो है काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चाहे बीजेपी की बात करें, लगातार रैलियां कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है, रोड शोज कर रही है, नायब सैनी जो है लगातार, मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पाले में डालने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन बात करें अगर कांग्रेस की, प्रचार तो चल रहा है लेकिन कांग्रेस में जहां तक बात करें प्रत्याशियों के नाम को लेकर के तो वो हमेशा की तरह इस बार भी अनबन देखने को मिली है। बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि जो प्रत्याशियों के नाम है 3 सीटों को छोड़कर के बाकी जगहों पर एक गुटबाजी बन रही है। बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के उन पर बीच में सहमति नहीं बन पा रही है प्रत्याशियों के नाम को लेकर के, तो ये पार्टी के लिए चिंता का विषय है क्योंकि बाकी जो है इनेलो की बात करें तो इनेलो भी अपने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है और जेजेपी की अगर बात करें जननायक जनता पार्टी वो भी 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो गठबंधन में होने के बावजूद भी वो एक भी सीट पर ऐलान नहीं कर पाई है। और हरियाणा के सियासी माहौल पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़ रहे हैं और चंडीगढ़ से ओपी शर्मा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ओपी आपके ही पास आना चाहूंगी और पहला सवाल आपसे यही रखूंगी कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, ऐसे में क्योंकि छठे चरण में हरियाणा में चुनाव होने हैं या मतदान होने हैं तो तैयारियां उसको लेकर के क्या कुछ आपको नजर आ रही है, सियासी माहौल कैसा बन रहा है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है ओपी। देखिए ज्योति, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सियासी माहौल जो है वो धीरे धीरे जो है वो चढ़ता जा रहा है। हालांकि इतना प्रचार अभी तक नहीं है जितना हमने बाकी राज्यों में देखा। शायद इसका कारण है कि छठे चरण के अंदर हरियाणा के अंदर जो है वो चुनाव होने, तो ऐसे में जो पार्टियां हैं वो थोड़ा सा सुस्त हैं और अभी अपने प्रत्याशियों का चयन वगैरह करने में थोड़ा सा बिजी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम हरियाणा में बात करें तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी भी एक सीट मिली, उसका प्रत्याशी आ चुका है। इनेलो ने भी जो अपने 3 प्रत्याशियों की जो घोषणा अब तक विधिवत तौर पर कर दी है और जननायक जनता पार्टी ने भी अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। बाकी अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी भी पेच फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं
तो जो एक गुटबंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, ये जो तमाम लोग हैं, इनको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं गुटबंदी चल रही है। सभी लोग अपने अपने पैनल्स को आगे बढ़ाने में जो है वो लगे हुए। अगर हम अम्बाला से बात करें तो अम्बाला में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो वरुण मलाना को जो है वो टिकट दिलाना चाहते हुए, दूसरी तरफ जो कुमारी शैलजा गुट है वो जो सढौरा से विधायक हैं कांग्रेस की रेणु बाला, उनको आगे कर रही है। तो इसी खींचातानी के चलते अभी तक जो है वो सीटों की घोषणा नहीं हुई। हिसार की बात करें, हिसार में जो पता लग रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो रामनिवास घोड़ेला जो पूर्व कांग्रेस के विधायक 2009 से 2014 के बीच में रहे थे, उनको जो है वो टिकट दिलवाना चाहते हैं। लेकिन जो चौधरी भूपेंद्र सिंह है वो अपने बेटे को लेकर जो है लॉबिंग करे, वो अपने बेटे को जो है टिकट दिलवा देना चाहते हैं। महेंद्र दीवानी की बात करें तो किरण चौधरी अपनी बेटी सुकृति चौधरी को टिकट दिलाना चाहते हैं। लेकिन वहीं जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो कहीं ना कहीं जो महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के 4 चौथी बार के विधायक रावधान सिंह, उनको जो है टिकट दिलाना चाहते हैं। तो इस तरह कई हर सीट के ऊपर कहीं ना कहीं एक मतलब परिवारवाद कह लें या अपने अपने पैनल का कहीं ना कहीं जो एक जो मतलब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसके चलते करीबन 7 से 8 मीटिंगें हो चुकी हैं और उसके बावजूद भी हरियाणा में कांग्रेस अपनी 9 कोटे में से एक सीट को भी अभी घोषणा नहीं कर पाई। अगर हम परसों की बात करें तो परसों खुद जो तोशाम सिंह विधायक किरण चौधरी हैं वो अपनी बेटी सुकृति चौधरी के लिए लॉबिंग करने के लिए एआईसीसी मुख्यालय गई थी और करीबन 2 घंटे वो वहाँ पर रही है। लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं टिकटों पर जो है वो सहमति नहीं बन पा रही है और उम्मीद की जा रही है कि शायद परसों तक कांग्रेस जो अपनी कुछ टिकटों की घोषणा कर देगी। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचार में इस वक्त सबसे आगे जो कहीं ना कहीं चल रही है। कांग्रेस बीजेपी ने जो 29 अप्रैल के बाद जो नॉमिनेशन शुरू होगा उससे पहले प्रदेश के सभी हलकों के अंदर रैलियों का आयोजन करने का एक फैसला किया और करीबन 30 से 35 हलके जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल या बाकी जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग तरीकों से जो 35 से 45 के बीच में वो रैलियां कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ संगठन की बैठक चल रही है। हर सीट को लेकर अलग से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। उसके बाद हर सीट के अंदर जितने भी 9 हल्के होते हैं उनकी अलग से जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग से रणनीति चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की एक बात और कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर एक आदमी को टिकट दिया गया है और उसे 4 आदमी लगा दें तो उनको भी साधने की जो कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर हम बात करें खुद मनोहर लाल जो सिरसा सीट से, तो वहाँ पर जो अशोक तंवर को जो वो टिकट दी गई, वो पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में रह चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी करीब 7 साल तक वो रह चुके हैं। वो अब बीजेपी से सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके बाद जो वहाँ पर इससे निवर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल जिन्होंने पिछली बार जीती थी, उनकी नाराजगी देखने को आई तो उनके साथ उनकी मीटिंग कराई। जो हिसार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला है, वो भी उनकी और अशोक तंवर की कांग्रेस में रहते हुए अनबन काफी चलती थी, उनको भी बुलाकर उनके पक्ष में जो है प्रचार किया गया। सिरसा से गोपाल कांडा ब्रदर्स गोपाल कांडा आई, वो भी कहीं ना कहीं अशोक तंवर के एंटी माने जाते जब वो कांग्रेस में रहते थे। 36 का आंकड़ा होता था। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके साथ भी जो कांडा ब्रदर्स है उनके साथ उनकी मीटिंग करवाई। वो भी उनके लिए अपने अपने हलकों में कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कह सकते हैं कि इस चुनाव के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। सिर्फ सिरसा नहीं, जितनी भी 10 सीटें हैं, सभी सीटों पर जो बड़े लोग हैं जो एक अहमियत वोटर्स के बीच में रखते हैं, उन सभी को जो कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश भी की गई और उनको मनाने में एक हद तक कामयाबी हुई। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का संगठन अपना काम कर रहा है, पार्टी अपना प्रचार का अलग से कर रही है, सरकार जो है वो अधिकारी जो है सरकार चला रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सभी तरीके से इस वक्त जो कांग्रेस है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार सबसे ज्यादा है अच्छा और सही चल रहा है। कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, उनका भी प्रचार जो है वो चल रहा है। पूरी आम आदमी पार्टी जो इस वक्त कुरुक्षेत्र में सक्रिय है और किसी भी जो
डॉक्टर सुशील गुप्ता को जिताने में जो लगे हुए हैं। अगर बाकी की हम बात करें तो अभय सिंह चौटाला ने खुद को उसी तरह से अपना नामांकन जो अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया हुआ, तो उनका प्रचार भी अभी कुरुक्षेत्र में इतने सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो बाकी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है अगर हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी का प्रचार भी जो है शुरू हो गया है। अगर मैं सीक्वेंस वाइज बात करूं तो सबसे अच्छा प्रचार आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद जेजेपी का प्रचार। लगातार खबरें आती हैं रैलियों की, बैठकों की, एक्टिवनेस दिखती है अपने राज्य में भी, बाहरी राज्यों में भी। नेता हमेशा जो है कैमरे के सामने रहते हैं, एक तरीके से देखा जाए, या फिर फील्ड में रहते हैं, तो इसका एक प्लस पॉइंट जो है वो बीजेपी का है ही है। लेकिन अब मैं आना चाहूंगी प्रवीण आपके पास। एक तो बेसिक सा सवाल ये है, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रवीण? मेरी आवाज प्रवीण तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं। जगदीश प्रजापति हमारे कालावली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, आपके पास आते हुए पहला सवाल तो ये है कि माहौल सियासी कैसा चल रहा है, पार्टियों की तैयारियां क्या है, क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब छठे फेज में जो है हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पार्टियों की तैयारियां क्या है? और दूसरी तरफ जो गुटबाजी की खबर एक बार फिर से सामने आ रही है कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर के कि नामों का जब ऐलान होना है, जो समय आ गया जब जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने पार्टियों के नाम का ऐलान, मतलब प्रत्याशी जो है उनका ऐलान कर दिया है, ऐसे में कांग्रेस का जो पेज फिर से फंस गया गुटबाजी को लेकर कि एक तरफ एसआर के गुट है जो अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहता है, दूसरी तरफ हुड्डा गुट है। अब इनमें सहमति नहीं बन पा रही है, तो इसका खामियाजा क्या कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? जी बिल्कुल ज्योति, जैसे कि लोकसभा चुनाव को लेकर छठे चरण की बात करें, हरियाणा में छठे चरण को लेकर चुनाव है, तो उसको लेकर भाजपा की बात करें तो जो 10 से 10 प्रत्याशी उनकी ओर से उतारे गए हैं। हालांकि प्रत्याशी उतारने से पहले भाजपा की ओर से जो कार्यालय खोल दिए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को जो प्लस पॉइंट होता नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वही लहलों की बात करें तो लहलों की ओर से 3, और जसपा की बात करें तो जसपा की 5 जो प्रत्याशी उतारे गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो थी बता दूं कि आज से रात्रि जो 8 से 10 बजे के बीच में 9 की जो 9 जो लोकसभा है उनकी सीट है जो टिकटा है आतंक जो आज 8 से 10 के बीच में रात्रि जो सकते हैं वो चलेंगे। कहीं ना कहीं आज जो बैठकों का दौर है वह जारी है और आज जो लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर सिरसा जिला की बात करें तो हमारे कंफर्म सूत्रों के अनुसार जो कुमारी शैलजा प्रत्याशी सिरसा उतारी जा रही है, और कुमारी शैलजा जो है कल सिरसा पहुंच गई है। कार्यकर्ताओं की बात की जाए, अगर गुटबाजी का जरूर शिकार कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी देखी जाती है, लेकिन अब की बार कांग्रेस ऐसा नहीं, कांग्रेस में देखा जा रहा है कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी गुटबाजी को लेकर, जो प्रत्याशी नहीं जिता पाए थे, पिछली बार काफी खामजान को मिलना पड़ा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो हाईकमान है चोरी करता नजर आ रहा है। और कार्यकर्ताओं की जो नब्ज है तोड़ने का काम है, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की नब्ज तोड़ने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि जिस भी प्रत्याशी को टिकट दी जा रही है उसके लिए वर्किंग करें, और कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पिछली गलतियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नेताओं से रही थी, तो अब की बात गलतियां नहीं दोहराएंगे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हाईकमान जो है उन पर चोरी करता नजर आ रहा है। बात करें एलएनओ की, तो एलएनओ भी अभी कमान करते हुए कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र से जो अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है। और कुरुक्षेत्र की बात करें तो सिरसा जो है एलएनओ की ओर से डॉक्टर सीताराम को प्रत्याशी के रूप में उतारने की कवायद जो शुरू हो चुकी है। 1 या 2 दिन में एलएनओ की दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है। वहीं जेजेपी की बात करें, जेजेपी की ओर से जो बड़ौदा के विधायक 3 बार विधायक रहे हैं, उनको जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं उनको लोकसभा प्रत्याशी उतारा गया है। देखने को मिला था कि सिरसा जिला की बात करें ए और बी समाज के लोगों की मांग थी कि उनके समाज के लोगों को टिकट दिया जाए, तो जेजेपी की ओर से जो ऐसी समाज दादानी बिरादरी के वोट को लुभाने का काम है जो जेजेपी की ओर से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जेजेपी भी मैदान में सिरसा लोकसभा प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जेजेपी के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला होती है। ठीक है जगदीश, बने रहेगा हमारे साथ। प्रवीण भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। सवाल मेरा सबसे बेसिक सवाल तो यही है कि राजनीतिक माहौल वहां का क्या चल रहा है, पार्टियों की तैयारियां क्या है, क्या कुछ वो कर रही है। लेकिन इससे एक अहम सवाल ये बनता है कि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में सबसे अहम मुद्दा है किसानों का। जब तक किसान खुश नहीं होगा, जब तक किसानों को उसकी चीजें नहीं मिलेंगी, बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक एक बड़ा वोट बैंक किसानों का किसी के भी पाले में नहीं जा सकता। तो ऐसे में किसानों की अनदेखी करते हुए पार्टियां
क्या आगे निकल सकती हैं? इस फैक्टर को थोड़ा सा समझाइए। ज्योति, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चुनावों को लेकर। चुनाव जो है पहला चरण हो चुका है। 21 राज्यों में लगभग 102 सीटों पर कल मतदान पूरा हो चुका है। इसमें सबसे बड़ी जो बात आती है वोट परसेंटेज, यानी कि मत का जो प्रतिशत है वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार वो कटौती में आया है, घटत हुई है, जिसको लेकर तमाम पार्टियों में, खासकर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्हें तो खासकर चिंता सताने लगी है कि अगर परसेंटेज इस तरह से टूटने लगी। अभी तो 6 चरण बाकी हैं और हरियाणा का जो है 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना, तो अभी तो बहुत समय बाकी है। अगर लगातार बीच में और भी चरण है, कहीं ना कहीं अगर परसेंटेज टूटती है तो स्वाभाविक है सभी पार्टियों को चिंता का विषय बन जाएगा। वहीं बंगाल राज्य की बात लेते हैं, जैसे हर बार कहा जाता है कि खेला हो गया, इस बार में वाकई ही पहले चरण में जो था वो खेला हो गया और एक चिंता का विषय बन गया कि इतने अच्छे प्रतिशत में वहां वोटिंग हुई है जो अन्य राज्यों में इतनी अभी तक नहीं हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया। वहीं बात कर लेते हैं किसानों को लेकर। किसान अगर पीड़ित है तो उसके कहना कहीं सुनवाई नहीं है, तो स्वाभाविक है अन्य पार्टियों को भी कहना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसानों की अनदेखी सभी के लिए नुकसानदायक होगा। तो किसानों का जो है वो भरपाई करना सभी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन राजनीतिकरण से बात करते हैं तो कहना कि किसान लगातार प्रोटेस्ट भी करते रहे, सरकार कहीं इनकी मांगे पूरी कर भी पाई है और कहीं हो भी नहीं पाई है, कहीं मांगे इनकी अधूरी भी रहेगी, जिसको लेकर किसान अब भी लगातार मांग कर रहे हैं। अभी भी हाल ही में कहने की किसानों के द्वारा जो है किसान कहना कि अपनी बैठक करके सरकार को चेताने का भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव भी ऐसी चल रही है। वही बात कर लेते हैं लगातार जब लोग अपनी पार्टियों के जो उम्मीदवार है, सबसे बड़ी बात है कि अभी एक ही पार्टी का जो सबसे आगे कैंडिडेट आगे चला, लेकिन अन्य जैसे इनेलो ने जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जेजेपी ने उतारे, इनेलो ने 3 उतारे हैं, तो जेजेपी ने 5 उतारे। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी है उनके अभी तक तो कहीं भी आपसी फूट के कारण जो अभी तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ पा रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लिस्ट फाइनल होनी है, जो संशय बना हुआ है, वो अभी तक जो है जो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के खड़गे, वो इसमें बिहार के दौरे पे, जब तक वो दिल्ली नहीं लौटेंगे तब तक इस लिस्ट का कोई भी फाइनल नहीं हो पाएगा। तब तक तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट से जारी नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। हालांकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके कार्यक्रम लेकर के प्रवीण अभी वो भी बता भी रहे थे कि हो सकता है मंडे तक यानी सोमवार तक इसकी कुछ संभावनाएं सामने आए या लिस्ट सामने आए। बने रहिएगा आप। लेकिन ओपी, ये फैक्टर आपसे भी समझना चाहूंगी। एक तो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है बेमौसम बारिश के चलते, इससे पहले भी ओलावृष्टि हुई, वहां भी किसान परेशान हुए। दूसरी तरफ उनकी अपनी मांगे हैं, तीसरी तरफ आढ़ती भी परेशान है। तो इन फैक्टर्स को किनारे करते हुए तो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। बीजेपी लगातार दावे करती है कि किसान हमारे पक्ष में, हम किसान हितैषी है। दूसरी तरफ कांग्रेस वादा करती है हमें सत्ता में लाओ, हम किसानों का भला करेंगे। दूसरी तरफ चाहे जेजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, वादे सब करते हैं, लेकिन किसान परेशान है। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है ओपी, आपकी आवाज ओपी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हैं और इन मुद्दों का जो है कोई भी कभी भी किसी तरीके से समाधान नहीं हुआ। हर पार्टी आती है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन के दावे करती है, लेकिन जब भी फसलों की खरीद शुरू होती है तो इनके दावों की पोल जो है खुल जाती है। लेकिन किसानों को लेकर सभी लोग अपने दावे करते हैं, तो दावे करना सबका लोकतंत्र में अधिकार होता है, लेकिन फैसला जो है किसानों को करना। अगर हम किसानों को लेकर बात करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जो है जारी कर दिए और दोनों के घोषणा पत्र थोड़े से अलग हैं। और कुछ मायने में कहें तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो अच्छा है और कुछ मायने में कहें तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो अच्छा है। सबसे पहले मैं बात करूँ, किसान अक्सर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार के ऊपर एमएसपी जो निर्धारित करने की मांग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की बात करें तो उनका कहना है कि वो एमएसपी को बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे, किस फॉर्मूले में बढ़ाएंगे, उसकी जो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस ने साफ लिखा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से जो काम किया जाएगा। एक कर्ज माफ, किसानों का जो कर्ज माफी की एक बड़ी योजना जो सालों से रही है, विपक्ष कहता है कि जब मोदी सरकार कॉर्पोरेट का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर सकती, तो क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा सकता? लेकिन बीजेपी के अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसान कर्ज को लेकर किसी भी तरह की जो कोई जिक्र जो है वो नहीं किया गया। तो कह सकते हैं कि एक तरह से सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है वो रिझाने का काम करें। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि 2005 में जब
कांग्रेस की सरकार जितने वादे ये कहा जा सकता है कि कागजों में किए जाते हैं, अगर उतने धरातल पर उतर के आए तो शायद इतना प्रचार भी ना करना पड़े, लोग जाने की किस पार्टी ने काम किया है। फिलहाल बने रहिएगा, हमारे साथ जगदीश भी बने हुए हैं। जगदीश, आपसे सवाल थोड़ा सा हटके है। सीट, हिसार सीट को लेकर के मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरा परिवार यूं कह ले, बीजेपी की बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला वहां से आए हैं, इनेलो की बात करें तो सुनैना चौटाला, और अगर हम बात करते हैं जेजेपी की तो नैना चौटाला। तो एक ही परिवार के सभी सदस्यों के चौटाला वर्सेस चौटाला का यह मुकाबला कितना अहम होने वाला है, कितनी हॉट सीट है हिसार? जी बिल्कुल ज्योति, अगर हिसार सीट की बात करें तो देवीलाल जो परिवार के जो 3 सदस्य हैं, अपना देवीलाल परिवार जो हिसार सीट पर काफी मायने रखता है और उनके परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहे कि ससुर व बहू है जो चुनाव में है, तो कहीं ना कहीं है कि परिवार के 3 सदस्य मैदान में उतरे हैं। जो तो जाट जो वोट है वह कहीं ना कहीं टूटने का जो काम है किया जाएगा। भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से चौधरी रणजीत सिंह को मैदान में उतारा गया है। और वही अगर बात करें बिश्नोई समाज की तो पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान था कहीं ना कहीं उसको लेकर बिश्नोई समाज जरूर रुष्ट नजर आ रहा है। और कांग्रेस है जो कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज की ओर अपना रुख बनाए हुए है। हो सकता है कि कांग्रेस की ओर से चंद्रमोहन को टिकट देकर जो बिश्नोई वोट को लुभाने का काम किया जाए और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है सबकी नजर आ रही है। वही अगर बात करें हिसार सीट को लेकर तो जो नैना चौटाला है तो पिछली बार देखा जाए कि भाजपा के साथ में उनका जो गठबंधन में सरकार है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जरूरी जोश है। और सुनैना जो चौटाला है, चौटाला जो नैना परिवार की ओर से उतारी गई है तो कहीं ना कहीं एक सूझी हुई प्रत्याशी उनको माना जाता है। और कहीं ना कहीं उनके जो बयान है वह एक सूझे हुए बयान आते हैं तो वोटरों को लुभाने का काम बड़ी करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हिसार जो सीट है वह एक हॉट सीट बनती नजर आ रही है। अगर क्योंकि बरेंद्र सिंह को कांग्रेस उतारती है तो कहीं ना कहीं यह सीट हॉट सीट बनकर सामने आ जाएगी, क्योंकि चारों प्रत्याशियां जो जाट बिरादरी से कहीं ना कहीं संबंध रखेंगे और जाट वोटर को जो खोलने का काम किया जाएगा। तो वही बात करें बिश्नोई समाज या बीसी समाज की तो वहां पर वोट काफी प्रतिशत उनका ज्यादा देखा जाता है। तो इसको लेकर कहीं ना लुभाने का काम जो है कांग्रेस करती नजर आएगी। कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि बरिंदर सिंह को अगर कांग्रेस उतारती है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता नजर आएगा। जी जो बिल्कुल ठीक है जगदीश। लेकिन प्रवीण, एक और अहम सवाल, चुनाव जब भी आते हैं वादे हजार होते हैं, मुद्दे हजार होते हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जनता के इस बार लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दे क्या है कि आप हमारे लिए ये कीजिए, ये होना चाहिए, तब हम आपको वोट देंगे। जनता क्या चाहती है, जनता के मुद्दों को थोड़ा सा बताइए। अपनी चीजें जनता ये चाहती है कि जो कम रेटों पे उसे बिजली मिलो, अच्छे से अच्छा पीने को पानी मिले, तमाम जो रिहायशी है मकान वो मिले, लेकिन तमाम सुविधा पूरी नहीं मिल पाती क्योंकि तमाम जितनी पार्टियां हैं सभी लोग वायदा करते रहते हैं। पूरे 5 साल का जब समय पूरा हो लेता है तब कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत कुछ करके दिखा दिया जाता है जिससे आम लोगों को लुभावने का प्रयास किया जाता है। वो स्थिति लगातार चली आ रही है और वो स्थिति आगे चलती रहेगी। कहने की जनता हमेशा कोई सी भी पार्टी है जो हमेशा ठगा महसूस करती है, उसके तमाम जो उसकी जो मूलभूत सुविधाएं है वो उन्हें नहीं मिल पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा ठगा महसूस करते हैं। इस बार भी वही लग रहा है कि तमाम वायदे तो सभी पार्टियां कर रही हैं और बड़े बड़े वायदे जैसे लुभाने का जो तरीका होता है वो भी पूरा किया जा रहा है, लेकिन आम जो सहूलियत है वो आम लोगों को अभी तक पूरी नहीं मिल पाई है। सबसे पहले बात करें किसान लगातार अपने लंबे समय से अपनी आवाज को उठा रहा है, लेकिन किसानों की जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं की गई। तमाम उसके जो अन्य जो नागरिक हैं यहाँ के, वो भी उनकी भी पुरानी मांगे हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही। तो ये तमाम जो चीजें ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जो है वो जरूर तंग करती है, जिसको लेकर लोग भी परेशान है कि तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं आते तो हैं, बड़े बड़े रैलियां करके चले जाते हैं, लेकिन अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन तमाम जो लोगों के मुद्दे हैं उन्हें किसी भी रैली में नहीं उठाया जाता, चाहे वो लोकल स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे। तो इन चीजों को लेकर लोग भी काफी परेशान है। लोगों को कहना है कि उनकी जो मूल सुविधाएं हैं उनको मुद्दे उठाकर चलना चाहिए और खास करके जो लोकल स्तर पे जो उनके साथ परेशानियां हैं, चाहे वो किसी विभाग में सुनवाई नहीं होती है, तमाम भ्रष्टाचार है, बिना पैसा लिए दिए तमाम विभागों में काम नहीं होता, तो उसको लेकर तमाम जो नागरिक हैं वो बेहद परेशान है। तो इसको लेकर उनका कहना है कि हर बार चुनाव में लुभावने वादे तो होते हैं लेकिन कहीं भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती, तमाम आम लोगों को कहीं भी उनको जो है मूल सुविधाएं बन दी जाती है। हालांकि मध्यम वर्ग जो है वो कहीं इस चीजों से बहुत अछूता रहा है, उससे तमाम वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन या तो जो गरीबी रेखा से नीचे उन्हें कहीं ना कहीं सरकार राशन आने चीजें देकर लुभावने का प्रयास करती है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें ये चीजें नहीं मिल पाती। अपर जो लेवल के लोग हैं वे तो अपना चलो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन मध्यम परिवार हमेशा इसमें पिसता है।
तो उससे मध्यम परिवार के जो नागरिक हैं वो बेहद परेशान है। उनका कहना है कि हर बार अब भी वही चुनाव आ गए हैं, 2024 का चुनाव है, लुभावने वायदे चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है प्रवीण। यानी मूलभूत सुविधाएं जब तक लोगों को उपलब्ध नहीं होंगे तब तक पार्टियां भले ही कितना प्रचार कर ले, कितने ही मुद्दे अपने सामने रख ले, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारियां दर्शकों से शेयर करने के लिए। तो खास खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।